Hi, good morning everyone. So I hope you all are well, you're doing good. Okay. So today we'll be starting our biology lectures. Okay. तो पहला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है तुम्हारा चैप्टर 1 ही है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या होता है कि हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि कुछ थोड़े ऐसे चैप्टर्स आएंगे जो जिसमें इलाबोरेटली डिस्कशन होगा, ठीक है। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स है, और एक लास्ट में एक चैप्टर आता है इस यूनिट के एंड में जो काफ़ी एक सोशल साइंस जैसा टॉपिक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह के बारे में, ठीक है। तो अभी जो बेसिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इट्स अ ब्रीफ आइडिया अबाउट हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड ऑल। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने स्पीसीज को आगे लेके जाना चाहता है। हर ऑर्गेनिज्म में एक टेंडेंसी होता है कि वो अपने आप अपना स्पीसीज को जो है वो आगे लेके जाए टू टेक फॉरवर्ड इट्स जनरेशंस। ओके, तो जैसे कि मान लो कोई मुर्गी है, मुर्गी क्या बोल चाहेगा, और मुर्गी हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हो, तो ये सारे क्या चाहेंगे कि और ज़्यादा मुर्गी हो, है ना। दे विल वांट टू हैव अ लॉट मोर ऑफ मुर्गीज एंड मुर्गीज एवरीवेयर, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। ओके, नाउ द थिंग इज दैट why there is so much focus on reproduction. Okay, because if an organism stops reproducing, then what will happen? This species which we are considering will no longer exist. ये तो रहेगा ही नहीं। अब मुर्गी नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या, है कि नहीं। ऐसा भी तो बात है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो बड़ा ही ज़रूरी फीचर है ताकि ऑर्गेनिजम्स का जो स्पीसीज है वो कंटिन्यूस वो चलते रहे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म को जो है एक्सटिंक्शन से भी बचाता है, एक्सटिंक्शन, ठीक है, विलुप्त होने से ही इसको बचाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है जो अभी मैंने समझाया। फिर एक चीज़ जो है कि हम ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि वो पैदा होते ही उसने रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया? हाँ, किसी केसेस में होता है, बट जनरली नहीं होता है, ठीक है। तो पूरा ऑर्गेनिज्म का अगर जो टाइम वो अर्थ पे स्पेंड करता है उस चीज़ को अगर देखा जाए तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन जो होता है इज द टाइम फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या बोल रहे हैं? नेचुरल डेथ बोल रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो है वो एक नेचर का हिसाब से एक अपना लाइफ टाइम को कंप्लीट करने के बाद वो मर रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब रोड से जा रहे थे पूरा 220 का स्पीड में, पीछे से डंपर आया ठोक दिया मर गए, ठीक है, ऐसा नहीं। तो ऐसे नहीं मर रहा है वो, ठीक है, वो नेचुरली जा रहा है अपना टाइम बिता के यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो पूरा उसने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया t=0 से t=x, ठीक है, यहाँ तक उसने जो टाइम स्पेंड किया, इस पूरे टाइम को, ठीक है, हम उसका क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं। ओके, लाइफ स्पैन को हम लोग ने डिवाइड किया है। पहला फेज है वो है बर्थ, ठीक है। फिर आता है दूसरा फेज जिसका नाम है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है, वो रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को तैयार करता है, उसका ग्रोथ होता है, वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है। फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म धड़ाधड़ रिप्रोड्यूस करने लगता है। फिर आता है एजिंग। एजिंग में क्या होता है? बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है, इट्स नो मोर रिप्रोडक्टिव। ओके, एंड द फाइनल वन इज डेथ, ठीक है। दैट इज लाइफ स्पैन, यू नीड टू रिमेंबर दिस। आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स हियर। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स है, जैसे मे फ्लाई, ये एक दिन जिंदा रहता है। पैरेट 140 साल तक रहता है। बैनियन ट्री जो है ये आप लोग मुझे बताओगे, होमवर्क है, ठीक है। और भी मैंने कुछ होमवर्क दिया हुआ है यहाँ पे। राइट डाउन द लाइफ स्पैन ऑफ 5 इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स ईच। तो ये आपका होमवर्क है, आप ढूंढो इसको, नेट पे भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी पे भी मिलेगा, कहीं से भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसको रेफर करके बढ़िया से लिख के मेरे को भेज देना, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं वो क्या है? एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मतलब हमने, तुम लोगों ने ये टर्म तो सुना होगा, स्पर्म, जो मेल गैमेट होता है स्पर्म, और एक होता है ओवम, ये है तुम्हारा फीमेल गैमेट, ठीक है। तो इन दोनों का बेसिकली क्या होता है कि
ये दोनों, ये मेल में फॉर्म होता है, ये फीमेल में फॉर्म होता है, इनका फ्यूजन होता है, ठीक है। फ्यूजन के बाद एक नया जाइगोट बनता है यहाँ पे, ठीक है, जाइगोट बनता है। तो इस दौरान यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि कोई भी स्पर्म या ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। और सेल जो है, जो ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली स्प्लिट कर रहा है। एक सेल था वो स्प्लिट किया डायरेक्टली और दो सेल्स बनाया, और ये दो सेल्स जो है ये दो नए ऑर्गेनिजम्स बन गए, ठीक है। That is basically asexual reproduction. So here you will see that only mitosis is occurring. That is simple division of the cell is occurring. Clones are formed. Now what are clones? क्लोन ऐसा होता है जो सेम टू सेम दिखता है। बच्चों ने शक्तिमान देखा होगा, तो शक्तिमान में क्या होता है, एक शक्तिमान होता है, शक्तिमान का क्लोनिंग कर देता है वो, जो एक डॉक्टर होता है ना, वो क्लोन करके दूसरा शक्तिमान बना देता है, ठीक है। तो दोनों शक्तिमान सेम टू सेम। तो ऐसे ही क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्लोनिंग हो रहा है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मतलब इसका जो यहाँ पे नेचर है, इसका जो नेचर है ये एकदम बिल्कुल बराबर इन दोनों सेल्स में आ गया है, कोई डिफरेंस नहीं, एकदम डिट्टो पूरा, ठीक है। अब चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। हाँ, अब चाह के यहाँ पे क्या होगा कि स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या जरूरी है, स्पर्म और ओवम फॉर्मेशन के लिए? इसके लिए मियोसिस जरूरी है। तुम लोगों ने लास्ट में पढ़ा होगा सेल डिवीजन चैप्टर, उसमें माइटोसिस मियोसिस बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मियोसिस होता है सबसे पहले, इनको बनाने के लिए, स्पर्म को बनाने के लिए और ओवम को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, माइटोसिस। जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट सिंगल सेल्ड है, हम कितने सेल्ड है, मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स, ओके। तो एक सेल से कितने करोड़ों सेल्स बनने के लिए क्या हुआ कि यहाँ पे माइटोसिस हुआ। इस बात को फिर से समझो। पहले तो मियोसिस हुआ स्पर्म और ओवम बनाने के लिए, स्पर्म ओवम फ्यूज किए, ठीक है। उसके बाद यूनिसेलुलर जाइगोट बना, एक सेल वाला जाइगोट बना। फिर ये एक सेल वाला जाइगोट का जो है माइटोसिस होने लगा, डिवीजन होने लगा, जिसकी वजह से बहुत सारे सेल्स बने और क्या हुआ, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। यही प्रोसेस है। और यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन। इस चीज को अभी देख के रखो, अगर इनके समझ में नहीं आता है तो इसका जो काफी विस्तार से एक डिस्क्रिप्शन होगा तुम लोगों का, जेनेटिक्स जब पढ़ोगे उस चीज में इसका रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। अभी इस चीज को ऐसे यहाँ पे नोट डाउन करके रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब चलो देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा विस्तार से। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में बात करें, पहले वाला आता है फिशन। फिशन क्या होता है, स्प्लिट करना, टूट के दो होना, ठीक है। एक का मतलब डिवीजन हुआ, दो बन गया, तो ये फिशन को हम ऐसे ही समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आता है बाइनरी फिशन, जो मैंने अभी भी बताया, ये बाइनरी फिशन है। स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू टू डॉटर सेल्स, दिस इज द पेरेंट, इट स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल्स। अब क्यों सन सेल्स नहीं होता है, बेटा क्यों नहीं होता है, वो मेरे को नहीं पता, ठीक है, उस चीज को स्किप कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसका एक एग्जाम्पल है अमीबा, ठीक है। अमीबा जो है वो तुम्हारा क्या करता है, वो फिशन करता है, बाइनरी फिशन करता है, ठीक है। चलो, organisms dividing by binary fission are considered to be immortal। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है कि जो बाइनरी फिशन करता है ना, ये बूढ़ा, ये मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद इसने दो सेल्स बनाया जो जवान है, छोटे छोटे हैं, बच्चे हैं, ठीक है। तो ये मरा क्या, नहीं मरा, ये मरने से पहले डिवाइड करके दो एकदम छोटे छोटे सेल्स बना दिया। इसने भी बनाया, यहाँ पे देख रहे हो, इसका ये दो सेल्स आ गया, फिर इसका ये दो सेल्स आ गया, इसका ये दो सेल्स। ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये तो डिवाइड ही किया जा रहा है धड़ाधड़, अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ा रहा है अपने स्पीसीज को। तो इसी पॉइंट को देखते हुए साइंटिस्ट ने बोला कि ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिवाइड बाय बाइनरी फिशन आर कंसीडर्ड टू बी इमॉर्टल। पर अब अगर तुम अमीबा को पकड़ के उसका तंदूरी बनाओगे तो वो तो मर ही जाएगा, है कि नहीं, वो ऑब्वियस सी बात है। ऐसा नहीं कि हमेशा अमर रहता है और इमॉर्टल, ऐसा नहीं है। टेक्निकली इस चीज को अगर देखा जाए तो हाँ, नहीं, you can say that it's immortal. Okay, let's come to multiple fission. What is multiple fission? If this cell divides into a number of parts, बहुत सारे parts को divide किया, ठीक है, divide करके बहुत सारे cells बनाया इसने, ठीक है। यहाँ पे इसी पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसने बहुत सारे सेल्स बनाए, बाद में यहाँ पे स्पेस नहीं बचा तो ये जो सेल मेम्ब्रेन ही टूट गया और बहुत सारे सेल्स यहाँ से लिबरेट हो गए। If the parent organism or cells divide into multiple number of daughter cells, we'll call it as multiple fission. Okay, the example is Plasmodium. What is
यू माइट हैव हर्ड अबाउट प्लाज्मोडियम, ओके। ठीक है, मलेरिया याद करो, उसमें तुम लोगों ने सुना होगा। ठीक है, देखना इन सब चीज़ों को मैं बताते हुए जा रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा इस चीज़ को रेफर करना। ठीक है, फिर आता है बडिंग। अब बडिंग क्या होता है कि जैसे प्लांट का बड देखा होगा, तो छोटे छोटे बर्ड्स जो निकलता है उसी टाइप का वो प्रोसेस है। ठीक, बडिंग। तो बडिंग जो है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल आउटग्रोथ्स। आउटग्रोथ मैंने लास्ट ईयर समझाया था, उनको याद रखना। ठीक है, तो छोटा छोटा जो है तुम्हारा आउटग्रोथ बनता है, तो उन आउटग्रोथ से नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ठीक है, तो एक्सोजीनियस बडिंग है, एक और है एंडोजीनस बडिंग। ठीक है, एक्सोजीनस बडिंग में क्या होता है, द आउटग्रोथ और बड इट अराइजेस ऑन द आउटर साइड। जैसे ईस्ट है, ये ईस्ट का सेल है, और इसके बाद ऐसे यहाँ पे एक बड फॉर्म है, बाद में ये टूट जाएगा, टूट के क्या बनेगा, एक नया ईस्ट यहाँ पे बन जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ हाइड्रा। एंडोजिनस बर्डिंग, अगर बर्डिंग अंदर की तरफ हुआ, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर बर्ड फॉर्म हो रहा है, ये सेल है, सेल के अंदर इसमें बर्डिंग हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, एंडोजिनस बर्डिंग। इसका एक एग्जांपल है एक फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला। ठीक है, तो इसमें जो बर्ड्स बनते हैं उसका नाम है जेम्यूल्स, GEMMULES, जेम्यूल्स। तो तुम लोग के लिए एक होमवर्क है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ जेम्यूल्स इन स्पून्स एंड लेवल द डायग्राम। एक बनाओ, उसको मिल जाएगा, बुक में है, फर्स्ट ईयर का NCERT में भी मिल जाएगा। ठीक है, या फिर इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, उस चीज़ को बना के उसको अच्छे से लेबल करना है, तुम लोग का होमवर्क है। ठीक है, तीसरे टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं, वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या होता है, छोटा छोटा माइन्यूट पार्टिकल्स होता है, ठीक है, जो डिस्पर्स हो जाता है ताकि ऑर्गेनिज्म अपने स्पीसीज को आगे बढ़ा सके। जूस्पोर्स है, ठीक है, जूस्पोर्स दे आर मोटाइल। मोटाइल मतलब मूव कर सकता है, इसमें देख रहे हैं फ्लैजिला है, ठीक है, ये मूव कर पा रहा है। दिस इज एन एग्जांपल इज गिवन हियर, क्लेमाइडोमोनास। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ तुम लोग एग्जांपल्स को याद रखो, क्योंकि एग्जांपल्स पे ही क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो तुमको कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि बाइनरी फिशन का डेफिनेशन बता दो, इसका डेफिनेशन बता दो, ये नहीं होता है बेसिकली। ठीक है, तो तुमको बेसिकली पूछा जाएगा कि व्हिच ऑफ इन सारे ऑर्गेनिजम्स में किस में बाइनरी फिशन होता है या फिर किस में जूस्पोर फॉर्मेशन होता है, तो उस चीज़ के लिए इसको याद रखना है। फिर एक कॉरिडिया करके स्ट्रक्चर बनता है, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स है। ठीक है, ये पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम में जो है यहाँ पे चेन लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इनको बोला जाता है कॉरिडिया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो दिस इज द लास्ट वन फॉर टुडे। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि ये जो टाइप है इसको बोला जाता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है इट ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड ईच पीस और फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसका एक फ्रैगमेंट, पूरा होल सिस्टम नहीं, पूरा एक छोटा सा फ्रैगमेंट उसका टूट के निकल गया। ठीक है, और वो जो टुकड़ा निकल के गया था, उस टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। दिस सॉर्ट ऑफ एक रिप्रोडक्शन जैसा ही है। ठीक है, it's maybe people might not consider it to be a true form of reproduction, they might consider it as a form of a mechanism by which the organism wants to live. okay, एक एडाप्टेशन के तरह से भी देख सकते हैं, मगर ये जो है हमने इसको यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा प्लानेरिया। लास्ट आता है तुम लोगों का प्लाज्मोटोमी, इसका एग्जांपल है प्लियोमिक्सा। प्लाज्मोटोमी क्या होता है कि एक यहाँ पे सेल है, मल्टी न्यूक्लिएट है, 10 न्यूक्लियाई। ठीक है, तुम लोग एक काम करना, एक होमवर्क करना। ठीक है, होमवर्क करना, इसको लिख लो कॉपी में, राइट 2 examples of multinucleate unicellular organisms। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, राइट 2 examples of multinucleate unicellular organisms। इनके 2 एग्जाम्पल्स लिखना, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं चेक करूंगा। तो इसके पास 10 न्यूक्लियाई है। ठीक है, अब इसका जो है डिवीजन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, और डिवीजन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब इसके पास 10 न्यूक्लियाई, ऐसा नहीं है कि इसके पास भी 5 होना पड़ेगा, इसके पास भी 5 होना पड़ेगा, ऐसा मतलब जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने तुम लोग को समझने के लिए लिख दिया है 5 न्यूक्लियाई इच। ठीक है, मगर ऐसा जरूरी भी नहीं है कि 5 न्यूक्लियाई ही होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 5 न्यूक्लियाई है, यहाँ पे 5 न्यूक्लियाई, जब ये बड़ा हो जाता है तो इस
के पास और इसके पास क्या हो जाता है, 10 न्यूक्लियाई आ जाता है। ये 5 न्यूक्लियाई जो है ये डिवाइड करके यहाँ पे 10 बना देगा, ये 5 भी डिवाइड करके यहाँ पे आके जो है तुम्हारा 10 न्यूक्लियाई बना देगा। तो सेल का जो डिवीजन का प्रोसेस है उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और यहाँ जो न्यूक्लियस का डिवीजन का प्रोसेस है उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। बेसिकली अगर तुम लोग देखोगे तो एक जब सेल डिवाइड करता है पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। यहाँ रिवर्स हो रहा है, पहले साइटोकाइनेसिस हो रहा है, फिर जाके यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। आया बात समझ में? सो प्लाज्मोटोमी इज द रिवर्स ऑफ व्हाट यूजुअली हैपेंस इन सेल डिवीजन। ओके, जनरली इन सेल डिवीजन कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, देन साइटोकाइनेसिस, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, वन न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियाई, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, फिर सेल जो है वो स्प्लिट करता है, वो टूटता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले सेल टूट रहा है, न्यूक्लियस बाहर में, बाद में डिवाइड हुआ, उसका नंबर जो है उसको बाद में एडजस्टमेंट करते रहेगा, पहले सेल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सेल डिवाइड कर लिया, उसके बाद न्यूक्लियस बचा खुचा जो भी है वो अपने आप में एडजस्टमेंट में लगा रहता है कि अगर 10 था पेरेंट के पास तो अपन के पास अभी एक के पास 3 है, दूसरे के पास 7 है, वो 3 वाला दूसरा नया 7 बनाएगा, 10 पे आ जाएगा। जिसके पास 7 था फिर से नया 3 बनाएगा, फिर 10 पे आ जाएगा। तो ऐसे टाइप का ये जो है एडजस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी शुड नो अबाउट। ये जो लेक्चर था ये पूरा एक तुम लोगों का एक इंट्रोडक्टरी क्लास जैसे समझ लो, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन की तरह से था। और इस चीज़ को जो है तुम लोग अच्छे से देख लेना। मैं ये जो फोटोग्राफ्स हैं या फिर जो है इसको मैं एक PDF फॉर्मेट में डाल के तुम लोग को भेज दूंगा। और यहाँ पे जो मैंने दिया है ये काफ़ी क्रिस्प है एकदम, मैंने जितना कम इन्फॉर्मेशन हो सके कचरा उसको यहाँ पे कम डाला है। पर तुम लोगों को जो है बेसिकली तुम लोग को अपना NCERT जो है उस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। अपना NCERT को अच्छे से फॉलो करो, और जो भी मैंने नोट्स यहाँ पे दिया है इस पे वैल्यू एडिशन करो, इस पे एक्स्ट्रा और भी तुम अपने से कुछ पॉइंट्स बनाओ, कुछ पॉइंट्स लिखो जो भी तुमको इम्पोर्टेंट लगता है बुक में जो है उसको लिखो। और एक काम जरूर करना कि जैसे तुम लोग ये नोट्स वगैरह बनाते जाते हो ना, उसके बाद चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना, ठीक है, ताकि तुमको उसका रिलेवेंस पता चले कि ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कितना रिलेवेंट है, एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इन सारे चीज़ों को एक बार ध्यान में रखना। चलो फिर ठीक है, तो आज के लिए ख़त्म करते हैं। होमवर्क करके सबमिट कर देना, और बाकी जो भी नोट्स वगैरह दिया हुआ है मैंने इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से बुक्स पे निकाल लो, ठीक है, एक कॉपी में निकाल लो। उसके बाद अपना NCERT को पढ़ो, और NCERT से जो तुमको एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह मिलता है उसको यहाँ पे ऐड करते जाओ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।